गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। लेसन नंबर 10, नए साम्राज्य और राज्य। अरविंद राजा बना। अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया। उसने सोचा था कि वह शाही वेशभूषा में मूंछों पर ताव देते हुए रूपहले कागज में लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। जरा सोचो, उसे कितनी हैरानी हुई होगी जब उसे बताया गया कि उसे बैठकर वीणा भी बजानी होगी और कविता पाठ भी करना होगा। एक संगीतज्ञ राजा कौन हो सकता है, वह अरविंद सोचने लगा। क्या बताती है प्रशस्तियाँ। दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। समुद्रगुप्त के बारे में हम इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। इनकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई है। अर्थात समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि थे उनका नाम हरिसेन था। ये एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। ये एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है प्रशंसा होता है। प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी था। जैसे तुमने अध्याय 9 में गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा, परंतु गुप्त काल में इनका महत्व और बढ़ गया। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। आओ देखें समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है। कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाले राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। प्रशस्ति में लंबे वाक्य दिए गए हैं, यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। ये देखिए, जिनका शरीर युद्ध के मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बच्चों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। अगर तुम मानचित्र 7 की ओर देखोगे तो पाओगे कि एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है। तुम्हें पूर्वी समुद्र तट के साथ एक क्रम में लाल बिंदु देखेंगे। उसी तरह कुछ क्षेत्र बैंगनी और नीले रंग के भी मिलेंगे। ये मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। हरिसेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया था। दूसरा है, इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी थी। पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैंगनी रंग से रंगा गया है। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ आते थे। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। बाह्य इलाके के शासक, जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है, संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। ये देखिए समुद्रगुप्त का जो शासन था पूरे भारत में किस तरीके से था। वंशावलियाँ। अधिकांश प्रशस्तियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में बताती है। ये प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के प्रति पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। उनकी माँ कुमार देवी लिच्छवी गण की थी और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त ने भी ये उपाधि धारण की। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख है। इससे ये अभ्यास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता चला गया। अर्थात जो शुरुआती जो राजा थे उनका महत्व कम था, लेकिन जो बाद के राजा थे उनका महत्व धीरे धीरे बढ़ने लग गया। विक्रम संवत की बात करते हैं। 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से
गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की तथा विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की है और एक विक्रम संवत चलाया 58 ईसा पूर्व में। ठीक है, आगे का हम कल की क्लास में पढ़ेंगे।